Hello students, welcome back to MHCT 2025 रैपिड रिवीजन सीरीज जहाँ पे मैं फिजिक्स के सारे चैप्टर्स को कवर कर रहा हूँ। और इस सीरीज में हम सारे चैप्टर्स को सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं और कम से कम टाइम में मैं आपको पूरा चैप्टर दे रहा हूँ। तो ये वीडियो अगर आपने लास्ट तक देख लिया तो थर्मोडायनेमिक्स पे आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज मैंने एक जगह पे ला दिया है और बहुत ही कम टाइम में मैं पूरा रिवाइज करा दूंगा आपको। इसके बाद आप डायरेक्टली पीवाईक्यू सॉल्व करने बैठ सकते हो या एमसीक्यू सॉल्व करने बैठ सकते हो, किसी दूसरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। तो ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना है। आज हम कवर करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। ये आपका चैप्टर नंबर 4 होता है क्लास 12th के बोर्ड के हिसाब से। और एमएचसीटी में 80% वेटेज क्लास 12th को दिया जाता है, इसलिए मैं क्लास 12th के चैप्टर्स को पहले कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स दो शब्दों से बना है। एक है थर्मो, थर्मो मीन्स हीट। ओके, सो थर्मो इज हीट एंड डायनेमिक्स मीन्स मूवमेंट। तो हीट के मूवमेंट को स्टडी करेंगे हम थर्मोडायनेमिक्स में। हीट आ रहा है, जा रहा है, क्या यूज होता है, उसका हम क्या करते हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स के 3 लॉ हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। जीरोथ लॉ क्या कहता है? इफ टू सिस्टम्स आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम। तो दो सिस्टम है, सिस्टम ए, बी और सी। ए और सी का थर्मल इक्विलिब्रियम है, बी और सी का थर्मल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है ये अभी बस 2 मिनट में आपको बता दूंगा, नीचे है वो। तो बस इतना समझ लो कि अगर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा एक जीरोथ लॉ था। इफ टू सिस्टम्स आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम, दे आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो, जब भी आप हीट देते हो, किसी भी सिस्टम में आप हीट प्रोवाइड करते हो, वो पूरा का पूरा कभी वर्क डन नहीं होता। वो दो चीजें करता है। एक, सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को चेंज करता है, सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को चेंज करता है, और दूसरा कुछ वर्क डन करता है। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किसी भी सिस्टम में अगर आप हीट दोगे तो थोड़ा सा हिस्सा इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में जाएगा और थोड़ा सा हिस्सा कोई काम करने में जाएगा जिस काम के लिए आपने हीट को दिया था। ठीक है, अब सेकेंड लॉ पे आ जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स पे। इसमें दो स्टेटमेंट है, एक केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है और एक क्लॉसियस स्टेटमेंट है। पहले केल्विन प्लैंक देख लेते हैं, उन्होंने क्या बोला। इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट एन अमाउंट ऑफ हीट QH from a heat reservoir and use it all to do some work। मतलब जब एक हॉट रिजर्वॉयर है जो सोर्स ऑफ हीट है, वहां से आप QH अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट करोगे, सारा का सारा वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा केल्विन और प्लैंक ने बोला था। क्लॉसियस कहता है इट इज नॉट पॉसिबल, अगेन दैट मीन्स इम्पॉसिबल, फॉर हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू वार्मर बॉडी विदाउट हैविंग एन वर्क डन। यही थियरी आपका रेफ्रिजरेटर में काम आएगा, याद रखना। क्लॉसियस ने बोला था कि बिना वर्क किए एक ठंडे बॉडी से हीट निकाल के एक गर्म बॉडी में डालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डब्ल्यू में हमने हीट देखा, इंटरनल एनर्जी चेंज देखा और वर्क देखा। इसको हम साइन कन्वेंशन समझ लेते हैं। हीट जो है, जैसे ही सिस्टम में हीट ऐड होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन 0। जैसे ही सिस्टम से अब हीट बाहर निकालोगे उसको हम नेगेटिव साइन से दिखाते हैं, यानी कि हीट क्या हो गया, लेस देन 0। नेगेटिव हीट मतलब क्या हो रहा है, सिस्टम से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है। हीट का वो काम नहीं है। हम हीट क्या चाहेगा, वो सिस्टम में रहे, इसके लिए हम उसको नेगेटिव दे देते हैं। और थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ना बाहर निकाला जा रहा है ना अंदर दिया जा रहा है। ठीक है, दो सिस्टम्स के बीच में या सिस्टम सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं है। ओके, उसको हम इंसुलेशन भी बोलते हैं, थर्मली इंसुलेटेड। वर्क डन देखो, पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है, जब वर्क सिस्टम को एक्सपांड करता है तो वो पॉजिटिव वर्क होता है। जब वर्क डन किसी सिस्टम को कंप्रेस कंप्रेस कब होता है, जब बाहर से आप अंदर कर रहे हो।
सराउंडिंग से सिस्टम में वर्क लग रहा है, यानी कि वो सिस्टम को कंप्रेस करेगा, तो वर्क डन नेगेटिव। ओके, अगर अंदर से बाहर आ रहा है, मतलब सिस्टम एक्सपांड हो रहा है, तो वर्क डन पॉजिटिव। और अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो कोई वर्क डन नहीं होगा। इंटरनल एनर्जी क्या है? अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगा, ऑब्वियसली अंदर की एनर्जीज बढ़ेंगी, टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्म हो रहा है, टेम्परेचर घटेगा तो इंटरनल एनर्जी भी घटेगा, और थर्मल इक्विलिब्रियम में इंटरनल एनर्जी जीरो रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। ठीक है, यहाँ पे तीन इक्विलिब्रियम होता है, एक होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब नो अनबैलेंस्ड फोर्स एंड इक्वल प्रेशर, फोर्सेस बैलेंस्ड हो, प्रेशर बराबर हो अंदर बाहर का, तो आपका जो सिस्टम है वो एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब नो केमिकल रिएक्शंस और मैटर ट्रांसफर, यूनिफॉर्म केमिकल कॉम्पोजिशन, मतलब टाइम के साथ जो है केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज ना हो, ऐसा ना हो कि जैसे कैम्फर है वो उड़ जाएगा। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं है वो। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर बदलना नहीं चाहिए। फिर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस मतलब आप एक इनिशियल स्टेट पे हो, उसके बाद आप एक दूसरे स्टेट में चले जाते हो, तो प्रोसीजर, प्रोसेस क्या होता है? एक प्रोसीजर होता है by which initial state of system changes to the final state। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रोसेस आर quasi static, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जब आप पढ़ते हो, आई होप मेरी आवाज आ रही होगी, बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज है, बट वो मैं ट्राई करूंगा कम हो जाए। कोई भी आप थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ते हो वो क्वाजी स्टैटिक होता है, मतलब बहुत बहुत स्लो होता है। ओके, वेरी वेरी स्लो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे हम 6 प्रोसेसेस को पढ़ेंगे। ठीक है, एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल मतलब जिस डायरेक्शन से आपने इनिशियल से फाइनल स्टेट गए, उसी डायरेक्शन से आप फाइनल से इनिशियल भी आ पाए, वो होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। द चेंज कैन बी रीट्रेस्ड इन रिवर्स डायरेक्शन, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, फ्रीजिंग ऑफ वाटर हो गया, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम हो गया, ये सब रिवर्सिबल प्रोसेस है। आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाते हो जिस पाथ से, उसी पाथ से आप पॉइंट बी से पॉइंट ए में भी रिटर्न आ जाओगे। इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा? द चेंजेस कैन नॉट बी रिट्रेस्ड। ओके, जैसे पंचरिंग एन इन्फ्लेटेड बलून, बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल जल गया तो वो दोबारा जलने वाला या वापस कैंडल बनने वाला नहीं। फिर आता है आइसोथर्मल प्रोसेस। अभी थर्मल वर्ड से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर अपना कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहेगा यानी कि कोई भी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिखते हैं, पर टी क्योंकि कांस्टेंट है तो आपका पीवी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कोई नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होता है, एनर्जी इज एक्सचेंज विद एनवायरमेंट। तो यहाँ पे जो हीट एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी जो मैं बोल रहा हूँ ना, एक्सचेंज विद एनवायरमेंट, मतलब जो हीट एक्सचेंज हो रहा है एनवायरमेंट के साथ, उसका फॉर्मूला होता है एनआरटी एलएन वीएफ माइनस वीआई, लॉग ऑफ वीएफ अपॉन वीआई। ठीक है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ है। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा आपका प्रेशर घटता जाएगा। ओके, एनर्जी एक्सचेंज इज यूज्ड टू डू वर्क ओनली। जो भी एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है उससे आपका सिर्फ और सिर्फ वर्क होगा, और ये बहुत धीमा प्रोसेस है, बहुत धीरे धीरे चेंज होगा। उसके बाद आता है एडियाबैटिक प्रोसेस, जहां पर हीट एक्सचेंज नहीं होगा, जहां पे हीट आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसमें हम बोलते हैं पी वी रेज टू द गामा इज कांस्टेंट। नो हीट एक्सचेंज फ्रॉम द सराउंडिंग, ऑल द वर्क इज यूटिलाइज्ड टू चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो वो वर्क क्या होता है? आप पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई अपॉन 1 माइनस गामा याद कर लो, या पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो इसी को हम लिख सकते हैं एनआर टी एफ माइनस टी आई अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक है, दिस चेंज इज वेरी रैपिड। तो आपको याद रखना है कि ओनली एडियाबैटिक एक प्रोसेस होता है जहां पे थोड़ा सा रैपिड आपको प्रोसेस देखने को मिलता है। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है? आइसोकोर, कोर यानी कि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ठीक है, वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब वर्क होगा ही नहीं, मैंने आपको पहले बताया डेल्टा वी इज जीरो, दैट मींस डब्ल्यू इज आल्सो जीरो। तो सारा जो एनर्जी एक्सचेंज होगा वो खाली इंटरनल एनर्जी के लिए चला जाएगा,
और वो जो हीट एक्सचेंज होगा सराउंडिंग के साथ उसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। इसका ये ग्राफ है, यहाँ पे आप देखो वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला है, सिर्फ आपका प्रेशर चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद आइसोबारिक, बार मतलब प्रेशर का यूनिट होता है, तो यहाँ पे हम समझ जाएंगे कि प्रेशर कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज इज यूज्ड टू डू वर्क एंड आल्सो इंटरनल एनर्जी। प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या हुआ, वॉल्यूम तो चेंज हो ही रहा है, टेम्परेचर तो चेंज हो ही रहा है, यानी कि वर्क भी होगा और इंटरनल एनर्जी भी होगा। इंटरनल एनर्जी मतलब टेम्परेचर को बढ़ाना। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा उसका फॉर्मूला क्या आता है, एनआर डेल्टा टी या एनआर टी एफ माइनस टी आई। ग्राफ देख लो, यहाँ पे प्रेशर आपका कांस्टेंट है और जो हीट एक्सचेंज होगा दैट वुड बी Q इज इक्वल टू NCP TF माइनस TI। अभी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के दो एप्लीकेशन हम देखते हैं, एक देखते हैं हीट इंजन और एक देखते हैं रेफ्रिजरेटर। दोनों का काम अलग अलग है। पहले हीट इंजन की बात कर लेते हैं। हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस होता है जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसका जो प्रोसेस है वो आप देख लो। हमारे पास एक हॉट रिजर्वॉयर है जिसको मैं सोर्स बोलता हूं, सोर्स ऑफ हीट। यहां से हम हीट को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। उसका जो टेम्परेचर है वो TH है, मतलब टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वॉयर। ठीक है, यहां से इनपुट आएगा, इनपुट क्या हो गया, QH। अभी देखो QH को मैं पॉजिटिव बोल रहा हूं। हीट पॉजिटिव कब होता है, मैंने बोला हीट सिस्टम में जाना चाहता है, तो मैं इनपुट ले रहा हूं ना, सिस्टम में मंगा रहा हूं हीट को, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। वो हीट आपको इंजन के पास जाएगा, वो इंजन कुछ वर्क करेगा। अब सेकेंड लॉ कहता है कि सारा हीट जो है वर्क में कभी कन्वर्ट नहीं होता, तो जो हीट बच गया वो आपके आउटपुट में आता है, जिसको मैं कोल्ड रिजर्वॉयर जिसका टेम्परेचर TC है उसमें डंप कर दूंगा। अब क्योंकि ये जो QC है वो सिस्टम से बाहर निकल रहा है, तो मैं उसको नेगेटिव बोलता हूं, और ऑब्वियसली हॉट रिजर्वॉयर का टेम्परेचर कोल्ड रिजर्वॉयर के टेम्परेचर से ज्यादा ही होगा। ये हो गया आपका हीट इंजन। ठीक है, इसके बाद क्या आता है आपका रेफ्रिजरेटर। ओके, भी रेफ्रिजरेटर में एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम अ कोल्ड रीजन। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, ठंडी जगह से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है, उसको और ठंडा बनाता है, और जो हीट एक्सट्रैक्ट किया है उसको क्या कर देता है, सराउंडिंग में दे देता है। ये क्लॉजेस ने क्या बोला था, बिना वर्क किए करना पॉसिबल नहीं है, मतलब थोड़ा वर्क आपको करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे QH जो है वो नेगेटिव है और QC जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, वर्क डन नेगेटिव है। वर्क डन नेगेटिव कब होता है, कंप्रेशन में, यानी कि जब बाहर से वर्क लग रहा होगा। ठीक है, तो यहां देखो बाहर से वर्क करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ठंडे रीजन से, क्लॉसिस ने क्या बोला, ठंडे रीजन से अपने आप तो हीट जाएगा नहीं, बाहर से वर्क करना पड़ेगा। बाहर से वर्क करना पड़ेगा मतलब वर्क आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो कोल्ड रिजर्वॉयर्स का जिसका टेम्परेचर TC था, वहां से और हीट निकाला मैंने। ठीक है, और किसको दे दिया, एक यहाँ पे मैकेनिज्म होता है ऑब्वियसली जो वर्क करके हीट को निकालता है और हॉट रिजर्वॉयर में दे देता है। ठीक है, अब हम फाइनल लिस्ट ऑफ फॉर्मुलास में चले जाते हैं। वर्क डन क्या होता है, P डेल्टा V या PdV, यानी कि कितना आपने प्रेशर और कितना वॉल्यूम चेंज किया उस पर वर्क होता है। उसी को आप इंटीग्रल में लिख सकते हो, इंटीग्रल PdV फ्रॉम VI टू VF। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहता है Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, यानी कि जो हीट है उससे थोड़ा इंटरनल एनर्जी चेंज होगा और थोड़ा सा आपका वर्क डन होगा, या इसी को आप डेल्टा U इज इक्वल टू मॉड ऑफ Q माइनस मॉड ऑफ W भी बोल सकते हैं। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद आता है आपका इक्वेशन ऑफ स्टेट विच इज PV इज इक्वल टू NRT। आई होप दिस इज नोन टू यू। उसके बाद आता है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। PV इज कांस्टेंट, वर्क डन इज NRT ln VF अपॉन VI विच इज NRT ln PI अपॉन PF। ठीक है, यहाँ पे देखना VF है और यहाँ पे PI है, तो जब आप प्रेशर वॉल्यूम करोगे तो कंफ्यूज मत हो जाना, उल्टा मत लिख देना। Heat exchange during isobar is NCP TF minus TI. Heat exchange during isochloric is NCV TF minus TI. तो CP कब आ जाएगा, जब कांस्टेंट प्रेशर होगा आइसोबारिक में। CV कब आ जाएगा, जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा आइसोकोरिक में। आई होप ये आपके साथ रह जाएगा। एडियाबैटिक जो है वो PV रेज टू द गामा कांस्टेंट बोलता है, या उसी को TV रेज टू द गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट बोल सकते हैं। वर्क डन बाय एडियो इज NR TF माइनस TI अपॉन 1 माइनस गामा। इसको आप लिख सकते हो PF VF माइनस PI VI अपॉन 1 माइनस गामा।
साइक्लिक प्रोसेस में आपका जो Q होता है वो वर्क डन में जाता है, क्योंकि साइक्लिक है तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा, वापस से वहीं पे आ जाओगे। हीट इंजन में वर्क डन जो होता है, ये इंपॉर्टेंट है, सुन लो। हीट इंजन में वर्क डन क्या होता है? QH माइनस QC, मॉड ऑफ QH माइनस मॉड ऑफ QC। एफिशिएंसी होता है वर्क डन अपॉन QH, विच इज 1 प्लस QC अपॉन QH, विच इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड ऑफ QC अपॉन QH। ओके, जब आप मॉड लिख रहे हो तो आपको साइन का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जब आप मॉड नहीं लिख रहे हो तो आपको साइन कन्वेंशन को कंसिडर करना है। कार्नोट इंजन का जो एफिशिएंसी का कांस्टेंट है, दैट इज 1 माइनस TC बाय TH। अब रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? वर्क डन इज अगेन QH माइनस QC मॉड के साथ, बट आपको याद रखना होगा कि साइन कन्वेंशन क्या है। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस K क्या होता है? QC अपॉन W, which is QC upon QH minus QC, everything has to be in mol. For air conditioner, K is equal to H by P. H क्या है? किस रेट में आप हीट रिमूव कर रहे हो, और P क्या है? पावर रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग दैट हीट। और लास्ट में आता है कार्नोट रेफ्रिजरेटर, विच सेज, जिसका एफिशिएंसी कोई होता है K is equal to TC upon TH minus TC. So this was all the revision of your चैप्टर नंबर 4, विच इज थर्मोडाइनमिक्स। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और पढ़ाई करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल हियर।